आज हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर जिसका नाम कैपिटलिज्म है और इसकी आज की दुनिया में क्या अहमियत है और आज इसकी जो शक्ल है वो आई कैसे है। सबसे पहली बात ये कि कैपिटलिज्म को काफ़ी बैड रेप्यूटेशन मिलती है हमारी करंट सोसाइटी में, ख़ास तौर पे लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस कैपिटलिज्म को बहुत नापसंद करते हैं। उनकी वजह काफ़ी जेन्युइन होती है, ऐसी बात नहीं है कि वो डिस अनजेन्युइनली किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देर आर जेन्युइन रीजंस कैपिटलिज्म को डिसलाइक करने के। बट मेन पार्ट जो हमारी बात है इस पूरे के पूरे सिस्टम में, कोई इफेक्टिवनेस के ऊपर आ जाती है कि कैपिटलिज्म ने अभी तक कैसा काम करा है और क्या क्या इसने गलत चीज़ें करी हैं। और आज हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा नज़र डालने की कोशिश करेंगे। कैपिटलिज्म की शुरुआत 13वीं और 14वीं सदी से ही होना शुरू हो जाती थी और ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो एक रात के अंदर दुनिया में आ गया था। ये आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हुआ है, ये एक ट्रांज़िशनरी सिस्टम था, वैसा ही जैसा सोशलिज़्म को कार्ल मार्क्स बनाना चाहता था, लेकिन ये प्रैक्टिकैलिटी में काम आया। सोशलिज़्म उस लेवल पे तक नहीं काम आ पाई या फिर एटलीस्ट अभी तक नहीं आ पाई। हो सकता है आगे जाके आ जाए, आई डोंट नो। और इस सिस्टम के हवाले से जो प्रॉपर किताब सबसे पहली दफ़ा लिखी गई थी, उस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, जो लिखी गई थी एडम स्मिथ के हाथों। और एडम स्मिथ एक बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट था, 1723 में पैदा हुआ था और उस सेंचुरी के लिए उसने बहुत काम किया। और मैं तो आर्ग्यू करूंगा कि मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स उसके बगैर इस तरीके से हो ही नहीं सकती थी। उसने क्या चीज़ थी जिससे कैपिटलिज्म को कैटेगराइज करा था? सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि इंडिपेंडेंसी, इंडिविजुअलिज्म, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती थी कैपिटलिज्म के अंदर, कि एक इंसान के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो दूसरे इंसान के साथ तिजारत कर सके, ट्रेड कर सके, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन टू ट्रेडर्स। और उसका मानना ये था कि जब ऐसा होता है कि जब दो लोग कंपटीशन करते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि हर कोई बिजनेस कर सकता है। अगर मेरा कपड़ों का कारोबार है तो मेरे अलावा दूसरे लोगों का भी कपड़ों का कारोबार होगा, तो लोग मुझसे क्यों खरीदे? तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा लोगों के लिए जो कि मेरे कंपटीशन से बेहतर हो। जब मैं करूंगा तो फिर उससे भी कुछ ऐसा करना होगा जो मुझसे बेहतर हो। अब जब ये कंपटीशन आपस में मार्केट में इंट्रोड्यूस होता था, तो एक रेस लग जाती थी कि कौन सबसे अच्छी चीज़, सबसे रीज़नेबल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल कर सकता है, जहाँ पे उसके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आ सकें। और इस चीज़ को शक्ल देने की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो थी गवर्नमेंट की लिमिटेशन करना, वरना तो एक साइड को अनफेवरेबल फेवरेटिज्म मिल जाएगी, जिस वजह से उस साइड को इनोवेशन किए बगैर एडवांटेज मिल जाए। सरप्राइजिंगली कैपिटलिज्म उन सिस्टम्स में से एक है जिसने वाकई में वैसे ही काम करा जैसा उसको इनिशियली इंटेंड किया गया था, जब तक उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करी गई। जिसके अगेंस्ट एडम स्मिथ ने लिखा था कि अगर इस सिस्टम में इंटरफेरेंस की जाएगी तो ये सिस्टम बिल्कुल रूथलेस हो जाएगा रिलेटिव टू एनी काउंटर सिस्टम्स। एक चीज जो इंसान को समझने की है कि इंसान की जो फितरत होती है ना, वो बहुत ही मतलबी होती है। एक इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे उस चीज का वो गलत फायदा उठा सके, वहां पे वो उठाने की कोशिश करता है। खास तौर पे जब लेट 20th सेंचुरी में गवर्नमेंट का होल्ड कंट्रीज पे बढ़ने लगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये सिस्टम मोस्ट प्रोमिनेंटली यूएस में इम्प्लीमेंटेड था, तो मैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जब ऐसा होने लगा तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने होल्ड कैपिटलिज्म के ऊपर और स्ट्रॉन्ग कर लिए, और अनआयरोनिकली ये अब कैपिटलिज्म को उस सिस्टम की डायरेक्शन में ले जाने लगे जिस सिस्टम की अपोजिशन कैपिटलिज्म फंडामेंटली करती है। अब कैपिटलिज्म के अपोजिशन में जो सिस्टम आता है उसको ऑफन कंसिडर किया जाता है सोशलिज्म के नाम से। मैं कभी कम्युनिज्म कहता, लेकिन कम्युनिज्म इंटायरली डिफरेंट थिंग है, उसको समझने के लिए 20-25 मिनट भी काफ़ी नहीं है। अलबत्ता कैपिटलिज्म के अपोजिट में सोशलिज्म आती है। अब ब्रीफली अगर मैं सोशलिज्म को आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो सोशलिज्म का मानना यह है कि कोई भी चीज़, कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लोगों के इख्तियार में नहीं होना चाहिए, लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस है और वो कुछ प्रोड्यूस करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट का इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनका मानना ये है कि गवर्नमेंट इज लाइक द सेंट्रल फॉर्म ऑफ पीपल, जो लोगों ने चूज करी होती है। और
बाय एक्सटेंशन गवर्नमेंट अगर उसको कंट्रोल कर रही है तो इसका मतलब लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि पेपर पे तो लगता है कि सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट हार्डली लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है रियल लाइफ में। मैं जैसे एक काफ़ी करप्ट कंट्री में रहता हूँ पाकिस्तान, और कई सारे आप लोग जानते होंगे इंडिया इज़ नॉट दैट गुड आइदर, और बांग्लादेश इज़ नॉट दैट गुड आइदर। सो काफ़ी स्लो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ सकते होंगे कि हमारे खत्ते में इस चीज़ का काफ़ी मसला है कि हमारे पॉलिटिशियंस बहुत करप्ट होते हैं और बिल्कुल भी हमारे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, वो अपना बेनिफिट पहले देख रहे होते हैं। इसी दौरान बात करते हैं हम वेलफेयर स्टेट की। अब वेलफेयर स्टेट अपने आप में क्या होती है? वेलफेयर स्टेट का मानना ये था कि हम बेस्ट एस्पेक्ट कैपिटलिज्म के उठाते हैं और बेस्ट एस्पेक्ट सोशलिज्म के उठाते हैं, उनको मर्ज करके कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो। उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट इक्विटी रखने की लोगों को इजाज़त है, लोग बिजनेसेस ओन कर सकते हैं अगर वो चाहें, लेकिन साथ में फ्री हेल्थ केयर भी हम प्रोवाइड करेंगे, फ्री एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे, फ्री शेल्टर होम भी हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे होमलेस वगैरह होते हैं लोगों के लिए। और ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। यूके में एक हद तक काफ़ी कामयाब हुआ था सिस्टम। पाकिस्तान और इंडिया भी अपने आप को वेलफेयर स्टेट कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। उसकी जो फंडामेंटल रीज़न थी वो ये थी कि इस सिस्टम को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा करप्शन की रिमूवल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका सिस्टम करप्ट है, तो ये सिस्टम आपके पूरे के पूरे कंट्री को तबाह बर्बाद कर देगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब आप गवर्नमेंट फंडिंग की बात करते हो, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हर चीज़ गवर्नमेंट कर रही है। अगर वो स्कूल रन कर रही है गवर्नमेंट, तो वो कई सारे प्राइवेट सेक्टर से हेल्प लेगी। जैसे कि वो अपनी डेस्क प्राइवेट सेक्टर से खरीदेगी, जो कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिज्म नहीं है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास ही है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक प्राइवेट बंदे के पास है। तो जो स्कूल की डेस्क बनाता है, स्कूल के व्हाइट बोर्ड्स बनाता है, वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो एक प्राइवेट बंदा कर रहा है, लेकिन जो स्कूल रन कर रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट का बजट एक आम इंसान से बेइंतहा ज़्यादा होता है। तो अगर कल को गवर्नमेंट व्हाइट बोर्ड खरीदती है किसी बिजनेस से और उसको पता होता है कि गवर्नमेंट को मैं सेल कर रहा हूँ, तो अगर वो चीज़ जो 20 रुपए की वो मार्केट में बेचता है, अगर वो 50 रुपए की भी गवर्नमेंट को बेच दे, क्योंकि अब उसने तो डील साइन कर ली है गवर्नमेंट ने, तो उसी से खरीदना है, तो ही कैन सेल। और जो 50 रुपए की वो जो चीज़ बेच रहा है, उससे नुकसान किसका हो रहा है? उन लोगों का हो रहा है जो टैक्स दे रहे हैं। अब वहीं पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो हाई लेवल करप्शन आती है, जो लोग इन सेक्टर्स को रन कर रहे होते हैं, हेल्थ केयर को, ये लोग अपने हेल्थ केयर को, एजुकेशन सिस्टम को, ये लोग अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर लेते हैं इन्हीं चीज़ों के, और ये अपने आप को ही कॉन्ट्रैक्ट देते रहते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट को मार्कअप करते रहते हैं उस रेट पे जिस रेट की वो चीज़ मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का देने वाले ये लोग खुद हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो ये खुद है। तो ये अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट करते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से अप्रूवल देते हैं और ये सारा का सारा पैसा अपने आप में ट्रांसफ़र कर देते हैं बगैर किसी प्रिकॉशंस के। इसके अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट खुलता है, वो भी इसी लेवल का करप्ट निकल आता है, क्योंकि आप वेलफेयर सिस्टम चला रहे हो। आप जब गवर्नमेंट के अंदर एक करप्शन को इतनी ज़्यादा पावर दे देते हो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, गवर्नमेंट की नेचर ही ऐसी है। तो यहाँ पे आके हमारे पास प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। स्कैंडिनेविया में इसलिए काम कर गया क्योंकि वहाँ पे करप्शन की इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं थी कंपेयर टू हमारे रीजन के। तो वेलफेयर स्टेट का ही काफ़ी डाउनसाइड होता है, और जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश काफ़ी फेस करते हैं अपने आप पे। और वेलफेयर स्टेट की जो एक और प्रॉमिस होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट से प्रोटेक्शन देना, जो पाकिस्तान में एक अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट कार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड, जो कई तरीके के सपोर्ट कार्ड के थ्रू निकाली गई है, लेकिन हमें भी पता और आपको भी पता है कितना अनएम्प्लॉयड लोगों को सपोर्ट मिलती है, क्योंकि करप्शन वो सारी चीज़ें खुद हड़प कर जाता है। व्हेयरएज़ एक प्योर कैपिटलिस्ट सोसाइटी अमेरिका जैसी, जो अपने आप को प्योर कैपिटलिस्ट सोसाइटी कंसिडर करती है, वह अब in my opinion, America is no longer a capitalist society anymore. It is like a corporate, like it is a chronic capitalist society. Chronic capitalism is worse than socialism. मेरा मानना ये है कि कैपिटलिज्म अपने आप में बेस्ट फॉर्म ऑफ एक सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन क्रॉनिक कैपिटलिज्म सबसे बुरी किस्म की फॉर्म है, क्योंकि उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्रॉनिक कैपिटलिज्म का ओरिजिन होता कैसे है किसी भी कंट्री के अंदर? जब कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट का होल्ड स्ट्रांग हो जाता है, तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, वो अपने बजट को कट करने के लिए लॉबिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रांग है आपकी, तो वो बड़े बिजनेसेस को फेवर्स देना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से छोटे जो असली इनोवेटिव बिजनेसेस होते हैं,
उनके ऊपर उन बड़े बिज़नेसेस को एज मिल जाता है। जब ऐसा होता है तो उन बड़े बिज़नेसेस को इतनी ज़्यादा इनोवेशन करनी नहीं पड़ती और बगैर इनोवेशन किए हुए वो मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं। जिस वजह से नई तरक्की हो पाती है और नए छोटे बिज़नेसेस ऊपर आ पाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन बड़े बिज़नेसेस को बैक करने लग जाती है। आयरॉनिक पार्ट ये है कि ये चीज़ सोशलिज्म का सेंट्रल गोल है कि गवर्नमेंट चीज़ों को कंट्रोल करे। तो जब कैपिटलिज्म के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चीज़ों में ज़्यादा हो जाता है, तो मोनोपोलीज़ क्रिएट होती हैं, जो कि हम आज यूएस में देख सकते हैं। मेजॉरिटी मोनोपोलीज़ जो हैं, वो लॉबिंग के थ्रू क्रिएट हुई हैं। नैन्सी पेलोसी एक यूएस असेंबली की मेंबर हैं, आई थिंक असेंबली का इक्विवेलेंट जो होता है वहाँ पे, उसकी मेंबर है। कुछ सालों में उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू। ये सारी की सारी एग्जाम्पल है आपके पास क्रूनी क्रोनी कैपिटलिज्म की या कॉरपोरेटिज्म की, और ये इतनी बुरी चीज़ है कि ये एक सुपर पावर को खा के ख़त्म कर देगी और ये यूएस को पता भी नहीं चलेगा। अलबत्ता हमारी वेलफेयर सिस्टम भी कोई इतना बेहतर नहीं, बट यूके और स्कैंडिनेविया में ये चीज़ काम कर रही है अभी तक, एंड इट्स अ गुड थिंग, एंड आई होप कि वहाँ पे ये चीज़ काम करती रहे, क्योंकि उनका जो काम है वो अपने लोगों के डायरेक्शन में ज़्यादा इम्प्रेसिव है। What I believe in is a different kind of system. It is a capitalist system, but it is a slightly different. अब मैं बात करना चाहूँगा उस सिस्टम की जो मैंने इन्विजन किया था पर्सनली। अगर आप में से कोई सोशो इकोनॉमिक का स्टूडेंट है या जो भी है, अगर वो मुझे गाइड कर सकता है कि शायद हो सकता है मैं मुझे लग रहा हो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन असल में मैंने ऐसी चीज़ें मिस कर दी हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बिलीव करता हूँ कि मार्केट फ्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट का मिनिमम से मिनिमम कंट्रोल होना चाहिए मार्केट के ऊपर। लेकिन 4 चीज़ें हैं जो कि कोमोडिफाई नहीं होनी चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टेंस। और इन 4 चीज़ों की ना एक हायरार्की है, जो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, उसके बाद एक और चीज़ उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, लाइक हायरार्की। नंबर 1, नॉलेज। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। चाहे आप कोई भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप जो भी हो, जो चीज़ सीख रहे हो, एक बिलियनियर का बेटा जो चीज़ सीख रहा है, एक यतीम लड़की को भी उस चीज़ को सीखने का वैसे ही उसी क्वालिटी का हक है। दूसरी चीज़, हेल्थ केयर। ये चीज़ एटलीस्ट आप लग्ज़री हेल्थ केयर की तरफ मत जाओ। बेसिक हेल्थ केयर शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। एक बंदा इसलिए नहीं मरना चाहिए कि उसके पास पैसा नहीं था अपना इलाज कराने की। तीसरी चीज़, बेसिक राशन। एक इंसान रोड के साइड पे भूख से नहीं मरना चाहिए। इतना हो कि उसको ये ना हो कि भाई अगर मैंने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो मैं भूख से मर जाऊँ। और चौथा, एक बच्चे, क्योंकि बच्चे इज़ लाइक द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे कैन मेक योर कंट्री और ब्रेक योर कंट्री। इनको 20 साल की उम्र तक, अगर कोई अनाथ है, इसका कोई सहारा नहीं है, 20 साल की उम्र तक शेल्टर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कंट्री की नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके और उनको अपने कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लो कॉस्ट में सेल करे और उनको बाहर हाई कॉस्ट में सेल करे। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं मानता कि एक नेचुरल रिसोर्स किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो चीज़ उस इंडिविजुअल ने खुद बनाई है उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस वो चीज़ की ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ उसकी होती है। लास्टली, आई बिलीव कि आप ट्रू कैपिटलिस्ट सोसाइटी तब तक नहीं बना सकते जब तक एक यतीम की बच्ची और एक अरबपति का बच्चा बराबर लेवल पे चीज़ों को स्टार्ट ना कर सके। चलो एक तरीके से एक अमीर के बच्चे के पास एडवांटेज है कि उसके पास उसके बाप के प्रॉपर्टीज या पैसे आ जाएंगे, लेकिन स्टार्ट उसने जो करना है, उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, उसकी नॉलेज है, वो और एक गरीब बच्चा या बच्ची की नॉलेज जब वो अपनी लाइफ स्टार्ट करे तो बराबर हो, ताकि कंपटीशन वाकई में हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ जाएं, काबिल बन जाएं और आगे निकल जाएं, और गरीब का बच्चा सिर्फ इस चीज़ की वजह से पीछे रह जाए कि उसको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी तालीम नहीं मिल पाई। लेकिन शायद इसे मैं ही हूँ,
बिजनेस करना इज़ अ गुड थिंग। अगर आप चाहे किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, तो बिजनेस करना बुरी चीज़ नहीं है, और कैपिटलिज्म हमें इस चीज़ को एनेबल करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरीके से अब मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में सोशलिज्म के ऊपर बनाऊँ। आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई, ताकि मैं अगली वीडियो में भी काम कर जल्द से जल्द। अलबत्ता सी यू अराउंड। थैंक यू।